सरिता बिहार में कमलावती की एक बड़ी कोठी थी। वो एक समाज सेविका थी। उसका पति सरकारी नौकरी से बड़े पद से रिटायर था। उसका एक बेटा राहुल था जो कि बड़ी कंपनी में काम करता था। वह एक संपन्न परिवार था। एक रोज पंडित एक मिडिल क्लास लड़की प्रिया का रिश्ता कमलावती के अमीर बेटे राहुल के लिए लेकर आते हैं, जिसे देखकर कमलावती कहती है, लड़की तो फोटो में अच्छी दिख रही है, बाकी हम मिलकर बताएंगे। कमलावती अपने बेटे और पति के साथ प्रिया को देखने उसके घर पहुंची। प्रिया दिखने में खूबसूरत थी, इसलिए उन्हें देखते ही पसंद आ गई। प्रिया को भी राहुल पसंद आ गया। प्रिया का परिवार भी इतने बड़े परिवार से रिश्ता जोड़कर बहुत खुश था। अरे आरती, बहुत बड़े अमीर परिवार मिला है अपनी प्रिया को। हमारी बिटिया राज करेगी वहाँ, राज। अरे फिर तो वहाँ नौकर चाकर होंगे। हमारी बेटी को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। सच में रानी बनकर रहेगी वहाँ। हाय, फिर तो मेरा हनीमून ट्रिप फॉरेन का होगा। वहाँ बड़ा मजा आएगा। मैं तो पेरिस जाऊंगी। प्रिया तो अभी से पेरिस के सपने देखने लगी। वो बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद प्रिया के ससुराल वाले बारात लेकर आ चुके थे। तभी प्रिया की सहेलियों ने कहा, प्रिया, अंकल जी बता रहे थे कि जीजू बारात लेकर आ गए। बारात आ गई, लेकिन ना ही गाड़ियों की आवाज आ रही है और ना ही नाच गाने की। चल खिड़की से झाँक कर देखते हैं। तभी प्रिया ने देखा कि सारे बाराती खुद ही ताली बजा बजा कर गाना गा रहे थे। अरे बहुत हो गया नाच गाना, सारी एनर्जी यहीं खत्म कर दोगे क्या? हाँ हाँ राहुल बेटा, चलो अब। प्रिया ये सब देखकर हैरान हो गई। यार, मैंने तो सुना था मेरे ससुराल वाले बहुत पैसे वाले हैं। इन्होंने तो डीजे भी नहीं बजवाया और ना ही बैंड बाजा, मुंह से ही गाना गाकर डांस कर लिया। खैर, शादी की रस्में शुरू हुई। प्रिया ने राहुल के साथ 7 फेरे लिए और शादी हो गई। विदाई के वक्त प्रिया अपने माँ बाप से लिपट कर रो रही थी। चलो चलो, अब ज्यादा देर मत करो, विदाई का मुहूर्त हो गया है। राहुल बेटा, अपनी पत्नी को लेकर तुम चलो, हम लोग पीछे पीछे आते हैं। राहुल अपनी कार लेकर आया, उसमें प्रिया को बिठाया और खुद ही ड्राइव करके वहाँ से जाने लगा। बाकी लोग उस गाड़ी के पीछे पीछे आने लगे। प्रिया ये देखकर बहुत हैरान हुई। राहुल, तुम तो दूल्हे हो, तुम खुद गाड़ी क्यों चला रहे हो? कम से कम आज के दिन तो कोई ड्राइवर रख लेते। अरे बीबी, तुम मेरी हो, ये गाड़ी भी मेरी है और मुझे गाड़ी चलानी भी आती है, तो ड्राइवर को मैं किस बात के फालतू पैसे दे दूं? चलो, तुम्हारी ये बात भी मान ली, लेकिन ये बाकी लोग पीछे पीछे भागते क्यों आ रहे हैं? अरे प्रिया, मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 5 किलोमीटर ही है। अरे वो तो तुम्हें लाना था, इसलिए मैं गाड़ी ले आया, वरना हम सब तो पैदल ही आते। इतनी सारी गाड़ियाँ, इतना सारा पेट्रोल क्यों खर्चा करना? 5 किलोमीटर तो इंसान इधर उधर चला ही जाता है। प्रिया को ये सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो नई नई बहू थी, इसलिए ज्यादा कुछ सवाल नहीं पूछे। खैर, प्रिया अपने ससुराल पहुंच गई। पीछे पीछे उसकी सास, ससुर और नंद भी पहुंच गए। प्रिया ने पैर मारकर चावल भरा लोटा गिरा दिया। तभी उसकी सास ने कहा, सारा बेटी, जल्दी से चावल बटोर लो, अभी प्रिया बहू इन्हीं चावलों की खिचड़ी बनाएगी। जी माँ। सारा ने सारे चावल उठा लिए। ये सब देखकर प्रिया को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने सोचा, हो सकता है कि इन्हीं चावल से खिचड़ी बनाने की कोई परंपरा होती होगी इस घर में। घर के अंदर ही उसके पति राहुल ने कहा, माँ, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख तो हम सबको लगी है। अब जल्दी से प्रिया बहू से पहली रसोई की रस्म करा लेते हैं। सारा बिटिया, प्रिया भाभी को ये चावल दे दो, खिचड़ी बना लेंगी। माँ जी, इतने कम चावल में सभी लोग खाना कैसे खाएंगे? ये क्या कह रही है बहू? इन चावलों में कम से कम 3 बार खिचड़ी बनानी है तुझे। ये सब जानकर प्रिया बहुत हैरान हो गई। खैर, वो अपने ससुराल वालों की बात टाल तो सकती नहीं थी और सीधी सादी भी बहुत थी, इसलिए उसने थोड़े से चावल में खिचड़ी बना दी। सभी लोगों ने सिर्फ गिनती के 2-2 चम्मच खिचड़ी खाई और सभी का पेट भर गया। मेरा पेट तो कुछ ज्यादा ही भर गया। मुझे तो अब नींद भी आ रही है। मैं भी आज कुछ ज्यादा ही खा लिया, 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच खा लिया, फालतू का खर्चा हो गया। चलो मैं भी सोता हूँ, तुम भी सो जाओ, थक गए होगे सब के सब। अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। आज ये सब देखकर प्रिया को बहुत अजीब लगा। खैर, वो अपने पति राहुल के साथ कमरे में जाकर बातचीत करने लगी। राहुल, पक्का बताइए, आप लोगों का पेट भर गया है ना? या फिर आप लोग मुझसे ज्यादा काम नहीं करवाना चाह रहे थे, इसलिए इतना थोड़ा सा खाना बनवाया?
कैसी बातें कर रही हो? हम लोग का पेट तो कुछ ज्यादा ही भर गया है। मुझे पता है तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो। तुम्हारा पेट कुछ ज्यादा ही भर गया है, इसलिए नींद में तुम ऐसी सब अजीबोगरीब बात कर रही हो। सुबह प्रिया जल्दी उठकर बाथरूम में नहाने जाने लगी। तभी राहुल की नींद खुली और उसने प्रिया से कहा, अरे कहाँ जा रही हो प्रिया? मैं बाथरूम में नहाने जा रही हूँ। पागल वागल हो गई हो क्या तुम? इतनी ठंड पड़ रही है और तुम नहाने जा रही हो, और वैसे भी अभी 2 दिन पहले ही नहाया होगा, शादी जो थी तुम्हारी। ऐसा करो सिर्फ स्वच्छ कर लेना, बाकी कुछ भी नहीं करना, फालतू में पानी बर्बाद नहीं करना। इतनी ठंड में अगर तुमने नहाया तो पूरे परिवार वाले पूरा घर सर पर उठा लेंगे। प्रिया अपने पति की बात टाल तो नहीं सकती थी, लेकिन उसे ये भी अजीब लगा। वो सिर्फ शौच करके बाहर आ गई। राहुल उठा, उसने शौच भी नहीं की और वही रात वाली शेरवानी फिर से पहन ली। ये क्या, आप तो वही दूल्हे वाली शेरवानी फिर से पहन ली? 1 साल पैसा इकट्ठा करके मैंने ये शेरवानी बनवाई थी और सबको पसंद भी बहुत आई थी, तो मैं दूसरा कपड़ा क्यों पहनूं? जब तक ये शेरवानी बर्बाद नहीं हो जाती है, फट नहीं जाती है, तब तक मैं सिर्फ यही पहनूंगा। और तुम भी वही दुल्हन वाली साड़ी ही पहनोगी और कुछ मत पहन लेना। खैर प्रिया ने भी वही साड़ी पहन ली। दोनों लोग बाहर आ गए। तभी प्रिया ने अपनी सास को बोला, मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ और कुछ नाश्ता खाना होगा तो वो भी बता दीजिए, मैं वो भी बना देती हूँ। बहू, हमें बेफजूल खर्चा नहीं करना चाहिए। सुबह नाश्ता करने की क्या जरूरत है? अभी तो रात का खाना ही नहीं पच पाया है। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। देख बहू, चीज की जरूरत ना हो तो वो चीज हमें नहीं करनी चाहिए, ये तो तू भी मानती है ना। तो जब तक हम सब भूख से मरने नहीं लगते तब तक हम में से कोई भी खाना नहीं खाता। इससे अन्न की बचत होती है। बेफजूल में हर रोज खाना खाने नहीं चाहिए। अब प्रिया का दिमाग खराब हो गया। प्रिया चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गई। राहुल काम पर चला गया। मेरे माता पिता ने इतनी गरीबी के हालत में बड़ी मुश्किल से मेरी शादी की है। अगर मैं अपने ससुराल वालों की शिकायत अपने मायके में करती हूँ तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मेरे माँ बाप फालतू में परेशान हो जाएंगे। इनके साथ एडजस्ट करना ही पड़ेगा। इस घर में तो मुझे कहीं टीवी भी नहीं दिखाई दी। टाइम पास कैसे करूँ? तभी वहाँ पर सारा आ गई। भाभी, आप टीवी की बात कर रही हो? मैंने आज तक कभी टीवी नहीं देखी। टीवी देखने से फालतू में बिजली खर्च होती है। और रही बात मनोरंजन की, जब हम लोगों को मनोरंजन करना होता है तो सारी औरतों को इकट्ठा करके एक दूसरे की चुगलियां कर लेते हैं। बस हमारा मनोरंजन हो जाता है। प्रिया को ये सब कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था। वह उस घर में इधर से उधर घूम रही थी। तभी उसकी नजर पड़ी राहुल की कार पर। उनकी गाड़ी तो यहीं पर खड़ी है। लगता है राहुल जल्दी आ गए होंगे। प्रिया ने पूरे घर में अपने पति को ढूंढ डाला पर वो कहीं नहीं मिला। तभी उसकी सास ने उससे पूछा, बहू तू कुछ परेशान लग रही है? माँ जी, गाड़ी तो घर में ही खड़ी है। क्या राहुल आज काम से जल्दी आ गए? बहू तू बिल्कुल पागल है क्या? गाड़ी से काम पर कौन जाता है? राहुल पैदल ही जाता है। खैर प्रिया को अब उस घर का माहौल थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था। शाम को जब राहुल घर आया तब वह वही कपड़े पहनकर सो गया। उसने हाथ पैर भी नहीं धोए और न ही खाने पीने की बात हुई। राहुल, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। लोगों के पति घर आते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, फिर खाना खाते हैं, उसके बाद सोया जाता है। लेकिन इस घर में तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने कपड़े तक नहीं बदले, ना ही हाथ मुंह धोया। यार तुमको 10 बार समझाना पड़ेगा क्या? खाना हम लोग तभी खाते हैं जब खाने की जरूरत होती है, और हाथ पैर धोने की क्या जरूरत है? मैं काम पर गया था, मिट्टी में लौटने नहीं गया था। और अलग अलग कपड़े पहनने से क्या फायदा? ऐसे ही दिन बीते गए और किसी ने खाने का नाम तक नहीं लिया। और एक दिन प्रिया चक्कर खाकर बेहोश हो गई। उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। देखिए, इनके शरीर में खान पान ना मिलने की वजह से काफी कमजोरी आ गई है। अगर ऐसे ही रहा तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए इनके खाने पीने पे पूरा ध्यान दीजिए। प्रिया को खून चढ़ाया जाता है और कुछ दिनों के लिए एडमिट किया जाता है। जब प्रिया ठीक होकर वापस घर आई तब उसके ससुर ने कहा, आज तुम मौत से बचकर लौटी हो अस्पताल में। हमारा इतना पैसा खर्चा हो गया जितना हमारी पूरी जिंदगी में खर्चा नहीं हुआ था। इसलिए आज के बाद हम सभी हर रोज नहाएंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे। हमारी वजह से बहू को भी बड़ी तकलीफ हुई है। बहू, हमें माफ करना। उस घटना के बाद उस परिवार की कंजूसी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई और प्रिया अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगी।